हेलो फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो में होम साइंस सेकंड पेपर डिस्कस करने जा रही हूँ जो कि जुलाई 18 में कंडक्ट कराया गया था। इसमें आप देख सकते हो कि नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 थे और मैक्सिमम मार्क्स 200 थे, यानी कि पर क्वेश्चन 2 मार्क्स थे और टाइम 2 आवर्स का था। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, ड्यूरिंग फीवर्स विद एवरी 1 डिग्री फ़ारेनहाइट इंक्रीज इन बॉडी टेम्परेचर द बेसल मेटाबॉलिक रेट चेंजेस बाय, मीन्स कि फीवर के समय बॉडी टेम्परेचर में इंक्रीज होता है, बॉडी टेम्परेचर बढ़ता है तो प्रत्येक 1 डिग्री फ़ारेनहाइट पर जो है बेसल मेटाबॉलिक रेट में कितना चेंज आता है, यानी कि BMR में कितना चेंज आता है वो यहाँ पर पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन है 7% इंक्रीज होता है, सेकंड है कि 7% डिक्रीज होता है, 5% इंक्रीज होता है या फिर 5% डिक्रीज होता है। तो आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है पहला, मीन्स 7% इंक्रीज होता है। फिर सेकंड क्वेश्चन है, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस ऑफ आयरन अकॉर्डिंग टू ICMR 2010 फॉर अ 15-year old गर्ल इज, यानी कि 15-year गर्ल के लिए अकॉर्डिंग टू ICMR आयरन की कितनी रिक्वायरमेंट होती है। 32 mg पर डे होती है या फिर 27 mg पर डे होती है या फिर 35 mg पर डे होती है या फिर 28 mg पर डे होती है। तो इसका आंसर है सेकंड, मीन्स 27 mg पर डे रिक्वायरमेंट होती है। फिर है थर्ड क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू JNC7 क्लासिफिकेशन ऑफ हाई ब्लड प्रेशर द कट ऑफ फॉर सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर ब्लड प्रेशर आर, मीन्स की JNC7 के अकॉर्डिंग, JNC7 का मतलब है 7th रिपोर्ट ऑफ जॉइंट नेशनल कमेटी, इनके अकॉर्डिंग जो हाई ब्लड प्रेशर को क्लासिफाई किया गया है तो उसमें जो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर का कट ऑफ है वो कितना है। लेस देन 120 सिस्टोलिक है या फिर 80 लेस देन 80 डायस्टोलिक है, मोर देन 140 सिस्टोलिक है या मोर देन 80 डायस्टोलिक है, मोर देन 120 सिस्टोलिक है या फिर मोर देन 90 डायस्टोलिक है, और मोर देन 120 सिस्टोलिक और मोर देन 80 डायस्टोलिक है। तो इन चारों में से देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है। तो आंसर है 4, मीन्स कि जो सिस्टोलिक है वो मोर देन 120 और डायस्टोलिक मोर देन 80, ये जो है इसका कट ऑफ लेवल है JNC के अकॉर्डिंग हाई ब्लड प्रेशर का। मीन्स कि अगर 120 से ज्यादा सिस्टोलिक और 80 से ज्यादा डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है तब फिर वो जो है हाई ब्लड प्रेशर कहलाएगा। आप देख लेते हैं कि 1.9 स्केल इन अ मैनेजरियल ग्रिड इंडिकेट्स, यानी कि मैनेजरियल ग्रिड में 1.9 स्केल का क्या मतलब है, ठीक है, ये क्या इंडिकेट करता है। सॉरी, यहाँ पर मैं JNC7 के अकॉर्डिंग जो हाई ब्लड प्रेशर का क्लासिफिकेशन किया गया है उसके बारे में और बता देती हूँ, आप देख सकते हो, ठीक है। इसमें आप देख सकते हो कि इनके अकॉर्डिंग जो क्लासिफाई किया गया है उसमें इन्होंने बताया है कि लेस देन 120 सिस्टोलिक और लेस देन 80 जो है डायस्टोलिक अगर होगा तब फिर वो पर्सन नॉर्मल होगा, ठीक है। और अगर 120 से 139 सिस्टोलिक और 80 से 89 डायस्टोलिक होगा तो वो प्री हाइपरटेंशन में आएगा। 140 से 159 सिस्टोलिक और 90 से 99 डायस्टोलिक अगर होगा तो स्टेज फर्स्ट हाइपरटेंशन में आएगा। और मोर देन और इक्वल टू 160 सिस्टोलिक और मोर देन और इक्वल टू 100 डायस्टोलिक अगर होता है तो स्टेज 2 हाइपरटेंशन में वो आएगा, ठीक है। आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये था कि 1.9 स्केल का मतलब क्या होता है मैनेजमेंट में, ये क्या इंडिकेट करता है, ठीक है। सीकिंग एक्सेप्टेंस एंड अप्रूवल या फिर मेकिंग कंट्रीब्यूशन दैट मेक्स अ डिफरेंस या फिर बीइंग पॉपुलर एंड इन या फिर डिजायर टू हैंग ऑन। तो आंसर है इसका फर्स्ट, सीकिंग एक्सेप्टेंस एंड अप्रूवल, मीन्स कि एक्सेप्टेंस और अप्रूवल को देखना कि कितना होता है। तो इसके बारे में बता देती हूँ थोड़ा डिटेल में आपको। ये आप देख सकते हो जो मैनेजरियल ग्रिड का मतलब क्या होता है, ये कब यूज किया जाता है, मैनेजमेंट स्टाइल या फिर लीडरशिप स्टाइल को मूल्यांकन करने के लिए इनका यूज किया जाता है।
और इसके जो ऑथर थे वो थे रॉबर्ट ब्लेक एंड जेन माउंटन। ठीक है, इन्होंने 2 डायमेंशन के बारे में बताया। पहला है कंसर्न फॉर प्रोडक्शन जो कि रिजल्ट्स के लिए होता है, और दूसरा है कंसर्न फॉर पीपल। अब प्रत्येक डायमेंशन में 9 लेवल्स होते हैं। ठीक है, आप ये देख सकते हो, ये कंसर्न फॉर पीपल है और ये है एक्स एक्सिस पर कंसर्न फॉर प्रोडक्शन है और वाई पर कंसर्न फॉर पीपल है। अब इसमें भी 1 to 9 स्केल है। 1 का मतलब है लो और 9 का मतलब हाई, यानी कि लो से लेकर के हाई तक का ये धीरे धीरे बढ़ते हुए क्रम में है। फिर कंसर्न फॉर पीपल में भी है, 1 का मतलब लो है और फिर 9 का मतलब हाई है, मीन्स ये भी लो से हाई की तरफ बढ़ते हुए क्रम में है। अब यहाँ पर इन्होंने अलग अलग डायमेंशन ये बताया हुआ है स्केल। 1.1 का मतलब हो गया कि जो कंसर्न फॉर प्रोडक्शन है वो भी लो है और ये कंसर्न फॉर पीपल ये भी लो है। ठीक है, दोनों लो है। 5.5 का मतलब है कि ये कंसर्न फॉर पीपल ये भी मीडियम में है और कंसर्न फॉर पीपल ये भी मीडियम है, यानी कि प्रोडक्शन और पीपल ये दोनों के लिए कंसर्न जो है वो मीडियम लेवल पर है। 1.9 स्केल जो कि क्वेश्चन में पूछा गया है, इसका मतलब है कि जो कंसर्न फॉर प्रोडक्शन है वो तो लो है। आप देख सकते हो 1.9 यहाँ पर 1 नंबर पर है, यानी कि वो लो है, लेकिन जो कंसर्न फॉर पीपल है वो 9 पर, यानी कि वो हाई है। 9.1 का मतलब है कि प्रोडक्शन के लिए तो ये हाई है बट पीपल के लिए ये लो है, और 9.9 का मतलब है कि दोनों ही हाई है, पीपल एंड प्रोडक्शन के लिए दोनों के लिए जो कंसर्न होता है वो ये हाई है। ठीक है, अब जो 1.1 है उसको इम्पोवर्स्ड बोला जाता है, इसको हम बता चुके हैं कि इसके अंदर क्या होता है। और 1.9 को कंट्री क्लब बोला जाता है। 5.5 को मिडल ऑफ द रोड बोला जाता है क्योंकि इसमें दोनों ही मीडियम लेवल होता है। और 9.1 को प्रोड्यूस और पेरिश बोला जाता है। ठीक है, और 9.9 में टीम बोला जाता है क्योंकि 9.9 में दोनों ही चीजें वो हाईएस्ट लेवल पर होती हैं। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पर। तो 5th क्वेश्चन इज द कैपेसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू थिंक रेशनली एंड सॉल्व प्रॉब्लम इज अ पार्ट ऑफ, यानी कि किसी भी पर्सन के अंदर जो रेशनली सोचने की और क्वेश्चन को सॉल्व करने की, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जो कैपेसिटी होती है वो किसके अंदर आती है, उसे क्या कहा जाएगा। ठीक है, तो फाइनल मोटर एक्टिविटी है वो इसके अंदर आएगा, लैंग्वेज डेवलपमेंट के अंदर आएगा, या फिर कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर आएगा, या फिर गुड मैनेजमेंट स्किल्स के अंदर आएगा। आंसर देख लेते हैं, इसका थर्ड आंसर है कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर आएगा, क्योंकि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की और सोचने की जो कैपेसिटी होती है वो संज्ञानात्मक विकास के अंदर आता है। ठीक है, इसमें आपके अंदर एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग करने की क्षमता आ जाती है, हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग की आ जाती है क्षमता। ठीक है, तो आप लॉजिकली कोई भी चीज सोच सकते हो और उसको सॉल्व कर सकते हो। फिर 6th क्वेश्चन है अ रेजिलिएंट चाइल्ड इज वन हु, अ रेजिलिएंट चाइल्ड मतलब कौन होता है। तो gives up easily on task of endurance, lacks emotional stability, suffers from various health problems, या फिर bounces back from circumstances that would harm most others। तो आंसर देख लेते हैं, ये 4th आंसर है इसका। ठीक है, इसका मतलब है कि जो रेजिलिएंट चाइल्ड होते हैं वो कुछ परिस्थितियों से जो है वो बाहर आ जाते हैं, वहां से वो निकल सकते हैं, जबकि वो परिस्थितियां जो है अदर पर्सन को हार्म कर सकती हैं, लेकिन जो रेजिलिएंट चाइल्ड होते हैं वो उन परिस्थितियों से बाहर आ जाते हैं। फिर 7th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एम्ब्रॉयडरी स्टिच, मतलब कौन सी इसमें स्टिच नहीं है। डबका है, मेथी, फंदा और मुरी। आंसर देख लेते हैं, पहला है डबका। ठीक है, अब ये मेथी, फंदा, अमूरी इसके बारे में हम प्रीवियस वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं। फंदा और मुरी जो है ये चिकनकारी में आता है और मेथी है ये कसूती एम्ब्रॉयडरी में आता है। तो अब देख लेते हैं डबका भी कि ये क्या है। ये देख सकते हो आप डबका, ये जो है एक पाइप के जैसा होता है और इसमें से ये आप देखते हो यहाँ पर ये होल है, इसमें निडल को डाल करके और जो है फिर उसको टक कर दिया जाता है। ये आप इसमें देख सकते हो कि किस तरीके से उसको जिस शेप में टक करना होता है उसमें से इसको टक कर दिया जाता है। ये इसके डिजाइन है। ठीक है, तो ये जो डबका है वो एक मटेरियल है जो कि स्टिच के लिए मतलब एम्ब्रॉयडरी के लिए यूज किया जाता है।
तो ये स्टिच नहीं है, इसको आप मटेरियल कह सकते हो। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट पर। 8th क्वेश्चन इज फॉर बास्टिंग ऑपरेशन इन टेलर्ड मेंस वियर एंड वुमेन्स वियर गारमेंट्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टिच क्लास इज जनरली यूज इन द गारमेंट इंडस्ट्री। मीन्स यहाँ पर ये पूछ रहा है कि जो मेंस वियर और वुमेन्स वियर गारमेंट्स हैं उनमें जो बास्टिंग यूज की जाती है, ठीक है, उसके लिए बास्टिंग के लिए कौन सी स्टिच क्लास को फॉलो किया जाता है, ठीक है, जो कि अधिकतर जनरली गारमेंट इंडस्ट्री में उन स्टिच क्लास का यूज किया जाता है बास्टिंग के लिए। तो क्लास 100 है, 200 है, 400 है और 500 है। इसका आंसर है पहला, क्लास 100 का जनरली यूज किया जाता है गारमेंट इंडस्ट्री में बास्टिंग के लिए। अब देख लेते हैं कि क्या होता है, ठीक है। अब ये स्टिच का क्लासिफिकेशन है। 70 टाइप्स के स्टिचेस होते हैं, जिसमें से जो 80 to 20 टाइप्स स्टिच का जो है अधिकतर गारमेंट इंडस्ट्री में यूज किया जाता है, ठीक है। अब इन्हीं 80 to 20 टाइप्स के जो स्टिच हैं उनको 6 क्लास में क्लासिफाई किया गया है। पहला है स्टिच क्लास 100, जिसे कि सिंगल नीडल चेन स्टिच कहते हैं। 200 को हैंड स्टिच, 300 को लॉक स्टिच, 400 को मल्टी थ्रेड चेन स्टिच, 500 को ओवरएज स्टिच और 600 को कवरिंग चेन स्टिच कहते हैं। अब देख लेते हैं 100 के अंदर ये स्टिच टाइप 101 आता है, ठीक है, इसका टाइप है। इसमें आप देखते हो फेस साइड ऐसे होता है और अंडर साइड ऐसे होता है, यानी कि बैक साइड। 103 में इसको ब्लाइंड स्टिच कहते हैं, क्योंकि इसमें जो फ्रंट साइड होता है वो दिखाई नहीं देता, उस पर जो ये स्टिच होती है वो दिखाई नहीं पड़ती, इसी वजह से उसको ब्लाइंड स्टिच कहा जाता है। और बैक साइड में इस तरीके से होता है। फिर है ये 200 के अंदर उसका टाइप है 202, इसमें इस टाइप का है, इन डायरेक्शन में जाता है, ठीक है। फिर है 209, फ्रंट और बैक दोनों सेम होता है, जैसे कि डार्निंग स्टिच होती है। फिर 300 के अंदर है ये 301, इसमें फ्रंट ऐसे होता है और बैक इस तरीके से है। ये 304 है, इसमें भी आप देख सकते हो फ्रंट और बैक। फिर है 400 के अंदर का टाइप है ये 401, इसमें का फ्रंट और बैक। फिर 404 जिगजैग चेन स्टिच, देख रहे हो आप, इसमें जो फ्रंट है उसमें ये जिगजैग जैसा दिखाई दे रहा है, ठीक है, और ये बैक है। 406 टू नीडल बॉटम कवर स्टिच, ठीक, इसमें फेस साइड इस तरीके से दिखाई दे रही है, लाइन के जैसी दो, और जो बैक साइड होता है ये क्रॉस के तरीके हैं। अब ये 500 के अंदर है 503, ये 2 थ्रेड ओवरएज है, इसमें आप देख सकते हो ये जो है जो एंड पार्ट होता है, बॉर्डर होता है, उसके लिए ये स्टिच की जाती है। फिर है 602 कवरिंग चेन स्टिच, इसमें आपका फेस साइड ऐसे होता है और बैक साइड ऐसे होता है, ठीक है। तो ये हो गया स्टिच के बारे में, जो डिफरेंट क्लासेस में इनको क्लासिफाई किया गया है। तो मैंने इसको एग्जांपल देकर आपको समझा दिया कि किस तरीके से ये दिखाई पड़ता है। फिर आते हैं 9 क्वेश्चन पर। द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट दैट इन यूनियन देयर इज स्ट्रेंथ इज कॉल्ड एज, मतलब वो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कौन सा है जिसमें कि ये कहा गया है कि एकता में शक्ति होती है, ठीक है। तो स्केलर चेन है, वो इक्विटी टू गेन है, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर है, या फिर एस्पिरिट द कॉर्प्स है। आंसर इसका 4। इसके बारे में प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के बारे में हम डिटेल में इसके 14 प्रिंसिपल को हम एक्सप्लेन कर चुके हैं, आप प्रीवियस वीडियो में जाकर देख सकते हो। फिर 10th क्वेश्चन है द स्टडी ऑफ द इंटरेक्शन बिटवीन पीपल एंड मशीन इज कॉल्ड एज, यानी कि पीपल और मशीन के बीच में जो इंटरेक्शन होता है उसकी स्टडी को क्या कहते हैं। इकोलॉजी, इंजीनियरिंग, ऑटोमेशन या फिर अर्गोनॉमिक्स। आंसर इसका 4, अर्गोनॉमिक्स कहते हैं इसको। अब आते हैं नेक्स्ट पर। मैक्सिमम नंबर ऑफ एम्प्लॉयड वीमेन इन इंडिया आर पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, यानी कि हमारे इंडिया में जितनी भी वर्किंग वीमेन हैं, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्किंग वीमेन हैं, वो हमारे इंडियन इकोनॉमी के किस सेक्टर में आती हैं, ठीक है। तो फॉर्मल सेक्टर, इनफॉर्मल, कॉर्पोरेट या फिर इंडस्ट्रियल।
आंसर है इसका सेकंड, वो इनफॉर्मल सेक्टर में आती है। मैक्सिमम नंबर ऑफ वुमेन जो एम्प्लॉयड हैं वो इनफॉर्मल सेक्टर में हैं। ठीक है, फिर है एडवांटेज ऑफ रिटन कम्युनिकेशन आर। रिटन कम्युनिकेशन का क्या लाभ होता है? सर्व्स एज एन एविडेंस या रिड्यूसेस एम्बिग्यूटी, इनेबल्स अथॉरिटी या फिर इनेबल्स यूनिफॉर्मिटी। ठीक है, आंसर इसका 4 यानी कि ए, सर्व एज एन एविडेंस, यानी कि ये एक एविडेंस की तरह काम करता है, सबूत की तरह। बी, एम्बिगिटी को ये खत्म करता है। ठीक है, जो अस्पष्टता होती है उसको ये कम करता है। ठीक है, और ये है डी, इनेबल्स यूनिफॉर्मिटी, यानी यूनिफॉर्मिटी बनाए रखता है रिटन कम्युनिकेशन में। फिर 13, रिसर्चर्स वांट्स टू टेस्ट द एसोसिएशन ऑफ फीमेल लिटरेसी ऑन इन्फेंट फीडिंग प्रैक्टिसेस। विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर दिस। यानी कि जो रिसर्चर हैं वो इन्फेंट फीडिंग प्रैक्टिसेस पर फीमेल लिटरेसी के एसोसिएशन को टेस्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए कौन से टेस्ट को वो अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर है एफ टेस्ट होगा, काई स्क्वायर होगा, टी टेस्ट होगा या फिर मैन विटनी टेस्ट होगा। आंसर इसका सेकंड, काई स्क्वायर टेस्ट। इसको मैं पहले भी बता चुकी हूँ। जो काई स्क्वायर टेस्ट होता है ये जो है दो वेरिएबल्स के बीच में एसोसिएशन को टेस्ट करने के लिए यूज किया जा सकता है, जैसे कि इन्फेंट फीडिंग प्रैक्टिसेस पर फीमेल लिटरेसी का क्या प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, तो वो किस तरीके से उससे एसोसिएटेड है उसको इस टेस्ट के द्वारा टेस्ट किया जाता है, काई स्क्वायर के द्वारा। फिर है 14, टू टेस्ट द इम्पैक्ट ऑफ मिड डे मील प्रोग्राम MDM on the nutritional status of school children. The heights and weights of the children were measured before the start of MDM program and 6 months after the program was started. Which of the following test of significance is the most appropriate for the above data? मतलब इसमें ये कह रहा है कि जो स्कूल चिल्ड्रन है उनका जो पोषण स्तर है उन पर मिड डे मील प्रोग्राम का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, इसको टेस्ट करने के लिए प्रोग्राम स्टार्ट होने से पहले बच्चों का हाइट वेट लिया गया और प्रोग्राम स्टार्ट होने के 6 महीने बाद उनका हाइट वेट लिया गया। तो फिर अब यहां से पूछ रहा है कि कौन सा टेस्ट जो है वो जो है उचित होगा इस जो है डिफरेंस को चेक करने के लिए। ठीक है, इनको टेस्ट करने के लिए टी टेस्ट होगा, पेयर टी टेस्ट होगा, काई स्क्वायर टेस्ट होगा या फिर साइन टेस्ट होगा। तो आंसर देख लेते हैं, इसका सेकंड है पेयर टी टेस्ट होगा। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट पर। द फॉलोइंग सीरम पैरामीटर्स इन बायोकेमिकल इवेल्युएशन ऑफ ब्लड आर इंडिकेटिव ऑफ लिवर डिसऑर्डर। यानी कि जब ब्लड का टेस्ट किया जाता है बायोकेमिकल टेस्ट में जो सीरम पैरामीटर्स लिए जाते हैं, ठीक है, तो लिवर डिसऑर्डर को मतलब कौन सा सीरम पैरामीटर है जो कि लिवर डिसऑर्डर को इंडिकेट करता है। ठीक है, सीरम बिलिरुबिन एलिवेटेड होगा तब उसका मतलब होगा कि लिवर का प्रॉब्लम है। SGOT एंड SGPT अगर लोअर होगा तो सीरम एल्बुमिन लोअर होगा या फिर सीरम ग्लोबुलिन एलिवेटेड होगा, बढ़ेगा। सीरम एल्कलाइन फॉस्फेट लोअर्ड होगा तो आंसर देख लेते हैं इसका। थर्ड है AC एंड D, यानी कि अगर सीरम बिलिरुबिन लेवल वो बढ़ता है तो इसका मतलब लिवर प्रॉब्लम है। सी, सीरम एल्बुमिन लेवल अगर कम होता है तो इसका मतलब लिवर प्रॉब्लम है। और डी है सीरम ग्लोबुलिन एलिवेटेड, यानी कि जो ग्लोबुलिन लेवल है अगर वो बढ़ता है और बिलिरुबिन लेवल अगर बढ़ता है लेकिन जो एल्बुमिन लेवल अगर वो लो रहता है तो इसका मतलब है कि वो लिवर डिसऑर्डर है उस पर्सन को। फिर है फॉलोइंग आर द सिम्टम्स ऑफ डायबिटीज मेलाइटस, मतलब इनकी डायबिटीज की कौन कौन से सिम्टम्स हैं? पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपरग्लाइसीमिया या फिर हाइपोफेजिया। आंसर इसका थर्ड AB एंड D, यानी कि पॉलीयूरिया जिसमें जो है यूरिनेशन बहुत ज्यादा होता है। सेकंड है पॉलीडिप्सिया, एक मिनट, ठीक है, पॉलीयूरिया हो गया। फिर है पॉलीडिप्सिया यानी कि प्यास अधिक लगती है। और है डी हाइपरग्लाइसीमिया, यानी कि जो ग्लूकोज लेवल है वो बढ़ जाता है। तो ये है इनके सिम्टम्स।
फिर आते हैं, फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स आर रिक्वायर्ड फॉर एन एफिशिएंट इम्यून रिस्पॉन्स, यानी कि एक एफिशिएंट इम्यून रिस्पॉन्स के लिए किन किन न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है? विटामिन ए, जिंक, कैल्शियम, प्रोटीन या फिर थायमिन। आंसर इसका थर्ड है, ए, बी एंड डी, मीन्स विटामिन ए, जिंक और प्रोटीन। ठीक है, विटामिन ए जो कि एज एंटीऑक्सीडेंट काम करता है, तो ये इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है। प्रोटीन भी ये मसल को रिपेयर करता है, उनको मेंटेन करता है, उनका फॉर्मेशन करता है, तो इसलिए ये इम्यूनिटी को भी स्ट्रॉन्ग करता है। ठीक है, और जिंक भी जो है एक एंटीऑक्सीडेंट की तरह ही काम करता है, क्योंकि ये हमारी जो दोनों टाइप्स की इम्यूनिटी है, मीन्स इनेट इम्यूनिटी और एडेप्टिव इम्यूनिटी, दोनों को ये प्रभावित करती है। इनेट का मतलब है जो कि हमारे अंदर ऑलरेडी हमारे अंदर इम्यूनिटी मौजूद है, और एडेप्टिव का मतलब है जो कि हम अडॉप्ट करते हैं इम्यूनिटी को। ठीक है, तो इन दोनों इम्यूनिटी को ये प्रभावित करता है। फिर देख लेते हैं, फॉलोइंग आर एंथ्रोपोमेट्रिक मेथड्स फॉर असेसमेंट ऑफ न्यूट्रिशन स्टेटस, यानी कि जो पोषण स्तर को एसेस करने के लिए कौन कौन से एंथ्रोपोमेट्रिक मेथड्स का यूज किया जाता है? हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन, एमयूएसी, वेस्ट हिप रेशियो, यूरिनरी आयोडीन मेजरमेंट, बॉडी मास इंडेक्स। आंसर देख लेते हैं, फोर्थ है BCNE, मीन्स पहला है एमयूएसी यानी कि ठीक है, मिड अपर आर्म सर्कमफ्रेंस है, फिर है वेस्ट हिप रेशियो है, और तीसरा है बॉडी मास इंडेक्स यानी कि BMI। इनके थ्रू जो है हम एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट लेते हैं। हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन ये तो आपका बायोकेमिकल में आ जाएगा, और यूरिनरी आयोडीन मेजरमेंट ये भी आपका बायोकेमिकल में ही आ जाएगा। फिर फॉलोइंग आर द सिम्टम्स ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड डेफिशिएंसी, यानी कि विटामिन सी की कमी से कौन कौन से जो सिम्टम्स आएंगे? जिंजिवाइटिस, डिलेड बाउंड हीलिंग है, एंगुलर स्टोमेटाइटिस है, पेटिकल हेमरेज है, या फिर टैकीकार्डिया है। आंसर देख लेते हैं, इसका है फोर्थ। ठीक है, ए है जिंजिवाइटिस है, डिलेड बाउंड हीलिंग है, और डी है पेटिकल हेमरेज है। ये तीनों जो है विटामिन सी डेफिशिएंसी के सिम्टम्स हैं। अब इसको जरा थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं, आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। ये आप देख सकते हो, जिंजिवाइटिस जो कि विटामिन सी कमी से होता है, ये हेल्दी गम है आपका, और ये है जिंजिवाइटिस में इस तरीके, यानी कि जो इसके जिंजिवाइटिस में क्या होता है, जो गम होता है गम में, ठीक है, इसमें क्या होता है, ब्लीडिंग होने लगती है, वो स्वेल कर जाते हैं और उनमें इन्फ्लेमेशन होने लगता है। आप फिगर में ये देख सकते हो। और जो पेटिकल हेमरेज है, ठीक है, उसमें आप देख सकते हो कि इस तरीके से ये दाने पड़ जाते हैं, मीन्स ये आप देख सकते हो, इसमें आंखों में भी इसे रेडिश इन्फ्लेम्ड आईज हो जाती हैं। और इसमें क्या होता है, जो अंडर स्किन है उसमें ब्लीडिंग होती है, ठीक है, अंडर स्किन, तो इस तरीके से हो जाता है। और डिलेड वार्निंग नहीं मिलती, इसकी जो है घाव जल्दी भरता नहीं है। अब आते हैं नेक्स्ट पर। 20 क्वेश्चन, एग इज यूज्ड इन कुकरी एज, मतलब एग का जो है कुकरी में यूज किया जाता है किस किस तरीके से? सिक्वेस्ट्रेंट के रूप में, स्टेबलाइजर के रूप में, इमल्सिफायर के रूप में, क्लेरिफायर के रूप में, या फिर टेंडराइजर के रूप में। तो आंसर इसका देख लेते हैं, थर्ड है BCND, मीन्स स्टेबलाइजर, इमल्सिफायर और क्लेरिफायर, इन तीनों के रूप में एग का यूज किया जाता है। अब देख लेते हैं कि जो सारे टर्म्स दिए गए हैं इनका मतलब क्या है। ठीक है, तो अब जो इमल्सिफायर का मतलब है, ये एक एडिटिव्स होता है जो कि दो लिक्विड को मिक्स करने में हेल्प करता है। ठीक है, जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल जैसे वाटर ऑयल है, अगर आप उसको एक ग्लास में रखते हो तो वो सेपरेट रहेगा, अलग अलग रहेगा। तो अब अगर आप इमल्सिफायर को उसमें ऐड कर देते हो तो ये क्या होगा, जो लिक्विड है वो मिक्स हो जाएगा एक दूसरे में। अब इसमें आप देख रहे हो एग का यूज किया जाता है और मस्टर्ड को एज अ इमल्सिफायर यूज किया जाता है। ठीक है, अब वैसे स्टेबलाइजर है, स्टेबलाइजर ये भी एक एडिटिव्स है, और इसका यूज किया जाता है कि जो फूड का स्ट्रक्चर है उसको प्रिजर्व करने के लिए इसका यूज किया जाता है।
मतलब उसको स्टेबल करने के लिए यूज किया जाता है। अब फॉर एग्जांपल जैसे कि ऑयल वाटर इमल्सन है, ठीक है, तो अब इनको जो मिक्स करने के लिए तो इमल्सीफायर का यूज किया जाता है, लेकिन इस इमल्सन को अगर आपको प्रिवेंट करना है, ठीक है, ये सेपरेट ना हो पाए, उनको स्टेबल करने के लिए, जो जैसे सैलेड ड्रेसिंग में हम इसका यूज करते हैं, तो उसमें ऑयल वाटर इमल्सन को स्टेबल करने के लिए स्टेबलाइजर का यूज किया जाता है। उसी तरीके से फ्रोजन फ्रूट्स हैं जैसे कि आइसक्रीम है, तो उसमें क्या होता है, जो आइस होती है वो क्रिस्टलाइज होने लगती हैं, ठीक है, उसमें क्रिस्टल फॉर्मेशन होने लगता है, तो उस फॉर्मेशन को रोकने के लिए भी स्टेबलाइजर का यूज किया जाता है। इसी तरीके से जैम, योगर्ट और जेली में जो फ्रूट्स हैं वो सेटल होने लगते हैं, उनको इससे रोकने के लिए भी स्टेबलाइजर का यूज किया जाता है। अब है कि क्लेरिफायर क्या होता है। अब सॉरी, स्टेबलाइजर में भी एग्जाम्पल मैं बता देती हूँ, जैसे कि अगार है, सेलोज है, जिलेटिन, ग्वारगम है, गम अरेबिक है, पेक्टिन है और स्टार्च, ये स्टेबलाइजर का काम करते हैं। अब सीक्वेस्ट्रेंट क्या होता है, ये भी एक फूड एडिटिव है और ये जो है फूड्स की स्टेबिलिटी और उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करता है और ये एक प्रिजर्वेटिव की तरह काम करता है और ये फूड्स में जो फैट के ऑक्सीडेशन को रोकता है, उनको ऑक्सीडाइज होने से बचाता है। जैसे कि बाइल एसिड सिक्वेस्ट्रेंट है, वो क्या करता है, जो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल होता है, जिसे कि लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन कहते हैं, बैड कोलेस्ट्रॉल इसको बोलते हैं, इसके लेवल को लो करने में ये हेल्प करता है। अब है क्लेरिफायर। क्लेरिफायर क्या होता है, ये जो है जनरली जो लिक्विड होते हैं, ठीक है, लिक्विड से सॉलिड को रिमूव करने में इसका यूज किया जाता है, ठीक है, जिससे कि क्या होता है, जो क्लेरिफायर है इससे क्या होता है, जो लिक्विड है वो थिक नहीं हो पाता है और जो है वो लिक्विड फॉर्म में ही रहता है। इसका एग्जांपल देख लेते हैं कि जैसे कि मिल्क, वे या फिर रेडी टू ड्रिंक टी का अगर हम प्रोडक्शन करते हैं तो उसमें जो है, जो क्लेरिफायर का अगर हम यूज करते हैं तो वो क्या करता है, जो उसमें से अनवांटेड सॉलिड्स हैं जैसे कि सैंड, सॉइल, डस्ट है या फिर प्रेसिपिटेटेड प्रोटीन्स हैं, उनको लिक्विड से रिमूव कर देता है और लिक्विड को क्लियर कर देता है। तो इस तरीके से जो इसका क्लेरिफायर का काम है, उसको लिक्विड को थिक ना होने देना और उसको क्लेरिफाई कर देना, ठीक है। और टेंडराइजर का मतलब है कि उसको सॉफ्ट करना। तो आपको सारे टर्म्स का मतलब पता चल गया। अब आते हैं क्वेश्चन पर। फर्मेंटेशन इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन। फर्मेंटेशन का जो है किसके प्रोडक्शन में यूज किया जाता है, ठीक है, केचप में, वाइन में, कोकोआ पाउडर के प्रोडक्शन में या फिर मार्मलेड या फिर चीज। आंसर इसका सेकंड है, बी, सी एंड ई, यानी कि वाइन, कोकोआ पाउडर और चीज, इनके प्रोडक्शन में फर्मेंटेशन प्रोसेस का यूज किया जाता है। फूड कॉस्ट इंक्रीज इन अ रेस्टोरेंट कैन बी एट्रीब्यूटेड टू। मीन्स कि एक रेस्टोरेंट में फूड कॉस्ट बढ़ रहा है, तो इसका रीजन क्या हो सकता है। रॉ मटेरियल बॉट ऑफ सीजन, स्पेसिफिकेशन नॉट प्रिसाइज, किचन बीइंग ऑटोमाइज या फिर मेंटेनेंस ऑफ फूड स्टैंडर्ड्स या फिर स्टोरेज टेम्परेचर नॉट मेंटेन। मतलब इसका रीजन क्या है, आंसर देख लेते हैं। सेकंड है इसका ए, बी एंड ई। पहला है कि रॉ मटेरियल बॉट ऑफ सीजन, यानी कि जो रॉ मटेरियल हैं वो ऑफ सीजन में खरीदे गए हैं, इस वजह से जो कॉस्ट ज्यादा है। दूसरा है कि जो स्पेसिफिकेशन है वो सही नहीं है, स्पष्ट नहीं है, इस वजह से जो है फूड कॉस्ट अधिक है। और तीसरा है कि जो स्टोरेज टेम्परेचर है उसको मेंटेन नहीं किया गया है, इस वजह से फूड कॉस्ट को बढ़ाना पड़ा। फिर नेक्स्ट है रिकॉर्ड्स दैट हेल्प इन पर्सोनल मैनेजमेंट। मीन्स कि जो व्यक्ति किसी कंपनी या किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, तो उनके मैनेजमेंट के लिए जो पर्सोनल मैनेजमेंट में जो रिकॉर्ड्स हेल्प करते हैं वो कौन कौन से रिकॉर्ड हैं। जॉब स्पेसिफिकेशन है या फिर इनवॉइस है, केओटी है, वर्क शेड्यूल है या फिर ऑर्गेनाइजेशन चार्ट है। तो इसका आंसर है थर्ड, ए, डी एंड ई। जॉब स्पेसिफिकेशन है, वर्क शेड्यूल है और ऑर्गेनाइजेशन चार्ट है, जो कि किसी भी पर्सोनल को मैनेज करने में हेल्प करते हैं। फिर है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इन्वॉल्व। इनमें कौन कौन से चीजें होती हैं। असेसमेंट ऑफ एक्सटर्नल इन्वायरमेंट
करना होता है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ सब सिस्टम, या फिर यूनिटी ऑफ कमांड, या फिर स्पैन ऑफ कंट्रोल, या फिर असेसमेंट ऑफ रिसोर्सेज एंड कैपेबिलिटीज, या फिर आइडेंटिफिकेशन ऑफ गोल। तो इसका आंसर है थर्ड, ए, बी, ई एंड एफ, यानी कि असेसमेंट ऑफ एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, जो भी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है, ठीक है, उनको एसेस करते हैं, और आइडेंटिफिकेशन ऑफ सब सिस्टम, ये जो उप योजना होती है उसको आइडेंटिफाई करते हैं, और असेसमेंट ऑफ रिसोर्सेज एंड कैपेबिलिटीज, यानी कि जो रिसोर्स स्रोत हैं और जो क्षमताएं हैं उनको एसेस किया जाता है इसमें, और लास्ट है आइडेंटिफिकेशन ऑफ गोल, यानी कि लक्ष्य क्या है किसी भी मैनेजमेंट का, उसको आइडेंटिफाई किया जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। थियरिस्ट दैट एक्सटेंडेड द वर्क ऑफ साइकोएनालिटिक थियरिस्ट फ्रॉयड आर, मतलब फ्रॉयड की थियरी को, इनके काम को किन किन थियरिस्ट ने बढ़ाया, आगे बढ़ाया? एरिक एरिक्सन ने, कार्ल जंग ने, यूरी ब्रॉनफेंटबेनर ने, या फिर अल्फ्रेड एडलर ने? तो इसका आंसर है सेकेंड, ए, बी एंड डी। एरिक एरिक्सन ने, कार्ल जंग ने और अल्फ्रेड एडलर ने। तो एक बार देख लेते हैं। अब जो एडलर हैं, हॉर्नी हैं, जंग्स हैं, इन तीनों को न्यू फ्रॉडियन थियरिस्ट कहा जाता है। एरिक एरिक्सन इन्होंने तो बढ़ाया ही था, क्योंकि जो फ्रॉयड थे इन्होंने जो है 4 स्टेज दिए थे, ओरल, एनल, फैलिक और जेनाइटल, ठीक है। तो इन 4 स्टेज के बारे में बताया था, और फिर जो एरिक एरिक्सन ने इन्होंने फिर इसको 8 स्टेज में बताया, ठीक है, इसी को बढ़ा करके 8 स्टेज में बताया उन्होंने। और अब यहाँ पर इन तीनों को न्यू फ्रॉडियन थियरिस्ट कहा जाता है। एडनल ने इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स दिया, इसमें इन्होंने बताया कि जो पर्सनालिटी है वो हमारी जो इंफीरियोरिटी की फीलिंग है, ठीक है, जो हमारी इंफीरियोरिटी की फीलिंग है उसको कैंकर करने में, यानी कि उसको जो है खत्म करने में जो हम एफर्ट लगाते हैं, ठीक है, उसको इंफीरियोरिटी को जो है कम करने में या फिर खत्म करने में जो भी हम एफर्ट प्रयास करते हैं, उसके द्वारा हमारी जो पर्सनालिटी है, हमारा व्यक्तित्व है, वो प्रभावित होता है, ठीक है। इसको इन्होंने इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स बताया। हॉर्नी ने सेंस ऑफ हेल्पलेसनेस बताया। इन्होंने बताया कि जो बचपन की एंजाइटी होती है उसका कारण क्या है, कि जो बचपन में बच्चे जो होते हैं, जो डिपेंडेंट चाइल्ड होते हैं, ठीक है, उनके अंदर हेल्पलेसनेस की फीलिंग होती है, क्योंकि वो पूरी तरीके से अपने पेरेंट्स पर डिपेंड होते हैं। उनको ये लगता है कि वो खुद अकेले कुछ नहीं कर सकते हैं बिना पेरेंट्स के मदद के, तो इस तरीके से उनके अंदर ये सेंस आ जाता है। तो जो चाइल्डहुड एंजाइटी का रीजन ये होता है, सेंस ऑफ हेल्पलेसनेस। और दूसरा बताया इन्होंने कि जो विमेंस का सुपर ईगो है वो वीक नहीं होता है, जैसा कि फ्रॉयड ने क्लेम किया था, तो उसके अगेंस्ट में इन्होंने बताया कि जो विमेंस का सुपर ईगो है वो वीक नहीं होता है। फिर जो जंग्स की थियरी थी उसमें इन्होंने जो एक नई चीज ऐड की वो था कलेक्टिव अनकॉन्शियस। इसमें इन्होंने बताया कि ये जो है रिजर्वायर ऑफ मेमोरी ट्रेसेस फ्रॉम स्पीसीज हिस्ट्री, यानी कि जो हमारी हिस्ट्री टाइम की चीजें हैं, यानी जो हमारी पुरानी यादें हैं, तो उनकी जो यादें हैं उनका ये एक रिजर्वायर होता है, भंडार होता है, ठीक है, कलेक्टिव अनकॉन्शियस। इसके एग्जाम्पल में उन्होंने बताया कि जो डिफरेंट कल्चर हैं वो सेम लेजेंड को शेयर करते हैं, जैसे कि हर एक कल्चर में एक हीरो होता है, और जो हमारी मदर हैं वो मदर जो है वो हर एक कल्चर में वो एक नर्चर का सिंबल है, ये हर कल्चर में एक हीरो के जैसी हैं, ठीक है, और हर उसमें ये जो है एक नर्चर के सिंबल को जो है सिंबलाइज करती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जंग के बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में पहले भी हम इसके जंग की थियरी के बारे में एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो इस तरीके से एडलर, हॉर्नी, जंग्स और एरिक एरिक्सन, इन लोगों ने फ्रॉयड की जो साइकोएनालिटिक थियरी थी उसके काम को आगे बढ़ाया। फिर है नेक्स्ट, व्हाट आर द मोस्ट कॉमन क्रोमोसोमल एनॉमलीज, ठीक है, कौन सी कॉमन जो है क्रोमोसोमल एनॉमलीज है? मल्टीपल स्क्लेरोसिस, डाउन सिंड्रोम, क्लिनफिंटर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम।
आंसर इसका है फर्स्ट। ठीक है, डाउन सिंड्रोम, क्लिनफेल्टर सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम, इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। फिर है चाइल्डहुड ट्रॉमा कैन कॉज द फॉलोइंग साइकेट्रिक प्रॉब्लम, यानी कि बचपन में कोई ट्रॉमा हो जाता है तो उससे कौन कौन सी साइकेट्रिक प्रॉब्लम हो सकती है। क्रॉनिक डिसोसिएशन, पीटीएसडी, रेनाइटिस या फिर डिप्रेशन। तो आंसर इसका सेकंड है। क्रॉनिक डिसोसिएशन होता है, पीटीएसडी होता है और डिप्रेशन। अब देख लेते हैं कि क्या होता है। एक मिनट। ठीक है, तो अब जो पीटीएसडी का फुल फॉर्म है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। ठीक है, इसमें क्या था, ये एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें क्या होता है कि अगर कोई टेरिफाइंग इवेंट या घटना जैसे हो जाती है तो उसका जो अनुभव है, ठीक है, उसको अनुभव हो जो है उसके बाद में, इवेंट के बाद में भी वो रिकवर नहीं हो पाता है वो पर्सन इस डिसऑर्डर में। मीन्स कि उस घटना को, जो टेरिफाइंग इवेंट हुआ है, उसको वो भूल नहीं पाता है, उसके फ्लैशबैक में वो जाता रहता है, उसके सपने आते हैं और सीवियर एंजाइटी होती है, डिप्रेशन होता है। तो मीन्स जो ये इवेंट है, जो कि डरावना इवेंट है जो होता है, तो उसको वो भूल नहीं पाता है, उसको रिकवर करने में वो फेल होता है। और इस प्रॉब्लम में मंथ भी लग सकते हैं और ईयर भी लग सकते हैं। सो इसको पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर कहते हैं, यानी कि जो कि ट्रॉमा के बाद होता है। ठीक है, चाइल्डहुड, बचपन में अगर कोई ट्रॉमा हो गया तो उससे वो निकल नहीं पाता है। सो वो जो है उसका अनुभव वो उसको बार बार होता रहता है। फिर है डिसोसिएशन। इसका मतलब है कि ये भी एक मेंटल इलनेस है जो कि हम किस तरीके से सोचते हैं उस वे ऑफ थिंक को ये अफेक्ट करता है। इसमें क्या होता है कि जिनको ये प्रॉब्लम होती है तो वो अपने आप को डिसकनेक्टेड फील करते हैं। मीन्स जो उनके थॉट्स हैं, उनकी फीलिंग्स हैं, उनकी मेमोरीज है और उनके जो सराउंडिंग्स हैं, उनसे वो अपने आप को डिसकनेक्टेड फील करते हैं। और इसमें भी जो है ये आवर्स लग सकते हैं, डेज लग सकते हैं और वीक्स लग जाते हैं। और इसमें क्या होता है, जो मोस्टली थिंग्स होती हैं वो भूलने लगते हैं और उनकी जो मेमोरी में है वो गैप आ जाता है। अब इसमें क्या होता है कि इसमें वो कभी कभी ये सोचने लगते हैं कि जो फिजिकल वर्ल्ड है वो रियल नहीं है, या फिर वो खुद को भी ये समझने लगते हैं कि वो रियल नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके की फीलिंग उनके अंदर आने लगती है, वो पूरी तरीके से अपने आप को एकदम अलग समझने लगते हैं। तो ये है डिसोसिएशन का प्रॉब्लम। और डिप्रेशन ये तो है ही। ठीक है, तो ये आंसर हो गया। अब क्वेश्चन है कि विच ऑफ दीज थियरिस्ट कंट्रीब्यूटेड टू बिहेवियरिज्म। किन लोगों ने बिहेवियरिज्म में कंट्रीब्यूट किया, पैवलॉव, स्किनर, वॉटसन या फिर वाइगॉट। तो आंसर है इसका 4, ए, बी एंड सी। पैवलॉव, स्किनर और वॉटसन, इन तीनों ने बिहेवियरिज्म की थियरी दी। पैवलॉव और स्किनर के बारे में हम बता चुके हैं, एक्सप्लेन कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। वॉटसन के बारे में बता देते हैं। अब जो वॉटसन थे उन्होंने ये कहा कि मेन आर बिल्ट नॉट बॉर्न, यानी कि व्यक्ति जो है, जो भी उसका बिहेवियर है, ठीक है, वो जैसा भी है वो जन्म से नहीं होता है, बल्कि वो जो है सीखता है, उसको लर्न करता है। ठीक है, इन्होंने कहा कि गिव मी द बेबी, मतलब कि मुझे बेबी दो, मैं उसको चढ़ना सिखाऊंगा, ठीक है, उसको क्लाइंब करना सिखाऊंगा, उसको मतलब ऊंचा जो है, आई विल मेक इट क्लाइंब एंड यूज इट्स हैंड इन कंस्ट्रक्टिंग बिल्डिंग्स ऑफ स्टोन और वुड। और इनके हाथों को मैं यूज करूंगा स्टोन या फिर जो लकड़ियों की बिल्डिंग है उसके कंस्ट्रक्शन में इनके हाथों का मैं यूज करूंगा। मैं इनको एक चोर भी बना सकता हूँ, गनमैन भी बना सकता हूँ या फिर डोप फैन भी बना सकता हूँ। तो मीन्स इन्होंने कहा कि द पॉसिबिलिटी ऑफ शेपिंग इन एनी डायरेक्शन आर ऑलमोस्ट एंडलेस। मीन्स कि
अगर कोई बेबी है तो आप चाहो तो उसको किसी भी डायरेक्शन में उसको उसी डायरेक्शन में आप ढाल सकते हो, उसी तरीके से आप उसको बना सकते हो। तो ये एंडलेस होता है इसकी पॉसिबिलिटी। तो आप कोई बच्चा उसको आप डॉक्टर बना सकते हो, इंजीनियर बना सकते हो, या फिर साइकोलॉजिस्ट बना सकते हो, मीन्स कुछ भी, टीचर बना सकते हो। और उसको चाहो तो आप चोर बना सकते हो, गनमैन बना सकते हो, या फिर कुछ जैसा आप उसको बनाओ, जिस डायरेक्शन में आप उसको उसकी शेपिंग करोगे वैसा ही वो हो जाएगा। तो ये चीज वॉटसन ने बताया। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पर। विच ऑफ द टर्म्स रिलेट टू लैंग्वेज डेवलपमेंट, मतलब कौन सा टर्म है जो कि लैंग्वेज डेवलपमेंट से रिलेटेड है? सिंक्रेटिक, सिमेंटिक्स, सिंटेक्स या फिर प्रैग्मेटिक्स। इसका आंसर है पहला बी, सी एंड डी, सिमेंटिक्स, सिंटेक्स और प्रैग्मेटिक्स। अब देख लेते हैं इसके बारे में भी। तो डोमेन्स ऑफ लैंग्वेज जो है वो है फॉर्म, कंटेंट और यूजेस। मीन जो लैंग्वेज फॉर्म में आते हैं सिंटेक्स, मॉर्फोलॉजी और फोनोलॉजी। लैंग्वेज कंटेंट में आते हैं सिमेटिक्स, और लैंग्वेज यूज में आते हैं प्रैग्मेटिक्स। ठीक है, डिटेल देख लेते हैं। मॉर्फोलॉजी का मतलब है जो वर्ड्स का स्ट्रक्चर होता है, और या फिर जो वर्ड फॉर्म कंस्ट्रक्शन होता है, ठीक है, वर्ड फॉर्म को बनाना, वो जो है मॉर्फोलॉजी कहलाता है। और सिंटेक्स का मतलब है कि किसी भी सेंटेंस के फॉर्मेशन में जो भी वर्ड्स यूज किए जाते हैं, ठीक है, उनको कंबाइन करना, उनको मिलाना और उनको एक ऑर्डर में रखना ही सिंटेक्स कहलाता है। मतलब कोई भी अगर जो है सेंटेंस है, अगर वो एक ऑर्डर में है तब फिर जो है वो सिंटेक्स कहलाएगा। क्योंकि भी कोई इंग्लिश में जो ये सेंटेंस होता है, ठीक है, तो जैसे अगर मान लेते हैं, अगर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल कि बेबी ईट्स फूड, ठीक है, तो अगर इसको हम जो है इसका ऑर्डर चेंज कर दें, फूड्स ईट बेबी, तो इन दोनों का जो मीनिंग होगा वो अलग होगा। वर्ड तो सेम है लेकिन मीनिंग जो है वो अलग है। तो इसलिए सिंटेक्स में जो ऑर्डर का बहुत इंपॉर्टेंस होता है, कि जो ऑर्डर है वो एक सेंटेंस को बनाने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और जो भी सेंटेंस के अंदर एलिमेंट्स हैं उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है, ये भी सिंटेक्स को शो करता है। ठीक है, सिंटेक्स बताता है, क्योंकि अगर कोई भी सेंटेंस में जो भी एलिमेंट्स यूज हो रहे हैं तो एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, उनमें संबंध होता है, तभी किसी भी सेंटेंस का अर्थ निकल करके आता है। अब फोनोलॉजी क्या है? ये लैंग्वेज सिस्टम में जो साउंड होता है, लैंग्वेज का जो साउंड सिस्टम होता है उसको फोनोलॉजी बोलते हैं। और इसका रूल्स है कि ये जो है जो साउंड कॉम्बिनेशंस होता है उनको निर्धारित करता है। सिमेंटिक्स क्या होता है? ये वो सिस्टम है जो कि किसी भी वर्ड या फिर सेंटेंस का जो मीनिंग है, उसका जो अर्थ है, उसको निर्धारित करता है, सिमेंटिक्स। और प्रैग्मेटिक्स क्या है? ये वो सिस्टम है जो कि ये ऊपर के जितने भी कंपोनेंट्स दिए गए हैं, मॉर्फोलॉजी, सिंटेक्स, फोनोलॉजी, सिमेंटिक्स, इन सभी कंपोनेंट्स को कंबाइन करता है और इनको एक फंक्शनल रूप देता है, ठीक है, जो कि सामाजिक रूप से कम्युनिकेट करने के लिए उचित होता है। ठीक है, तो ये हैं लैंग्वेज के कंपोनेंट्स। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। थर्टी क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर मेजर प्रॉपर्टीज ऑफ एक्टिव वियर दैट आर ऑफ इंटरेस्ट टुडे। मीन्स जो एक्टिव वियर की मेजर प्रॉपर्टी कौन कौन सी जो कि आजकल इंटरेस्ट में है, मतलब आजकल उसमें ज़्यादा रुचि ली जाती है। थर्मल इंसुलेशन, स्ट्रेच विद फुल रिकवरी, मॉइस्चर ट्रांसफर, वाटर रेजिस्टेंस या फिर फ्लेम रिटार्डेंट। तो फोर्थ है इसका आंसर ए बी सी डी। एक्टिव वेयर की मेजर प्रॉपर्टी है थर्मल इंसुलेट होना चाहिए, स्ट्रेच विथ फुल रिकवरी, मतलब स्ट्रेचेबल हो और रिकवरी भी फुल होनी चाहिए, मॉइस्चर ट्रांसफर हो और वाटर रेजिस्टेंस होना चाहिए। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग आर इक्कत सेंटर्स इन इंडिया। कौन कौन से इक्कत सेंटर इंडिया में है? चिराला, संबलपुर, मांडवी, अजंता या फिर भुज। आंसर है इसका सेकंड, चिराला, संबलपुर, मांडवी और अजंता, ये जो है इक्कत सेंटर इंडिया में है। फिर है नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर 12 वेब फैब्रिक्स। कौन कौन से 12 वेब फैब्रिक्स है?
चीनो चैम्ब्रे मॉन्क्स क्लॉथ ड्रिल ब्रॉड क्लॉथ। आंसर इसका है थर्ड AD&E, चीनो, ड्रिल और ब्रॉड क्लॉथ। ये जो है 12 वेब फैब्रिक है। अब मैं आपको ये फिगर शो करके दिखाती हूँ। ये है 12 वेब, ठीक है। आप इसमें देख सकते हो कि डायगोनल लाइन जाती है 12 वेब में, ठीक है। और फैब्रिक में आप देख सकते हो इसमें हेरिंगबोन वीब और ये सेवरॉन, ये दोनों आते हैं 12 वेब में। आप देख सकते हो फिगर में, ये इस तरीके से दिखाई पड़ता है 12 वेब, ठीक है, डायगोनल में जाता है। और ये सैटिन वीव का एग्जांपल है, ठीक है, ये इस तरीके से शो होता है। ये फैब्रिक है सैटिन में, शाइनिंग होती है। फिर है प्लेन वीव, ये इस तरीके से होता है, ठीक है। इसका जो फ्रंट और बैक है प्लेन वीव का वो सेम होता है, ये देख सकते हो, ये है प्लेन वीव। और ये है बास्केट वीव, यानी जो मॉन्क्स क्लॉथ होते हैं वो बास्केट वीव में आते हैं। इनका एग्जांपल बास्केट वीव का ये इस तरीके से होता है, ये मॉन्क्स क्लॉथ है, ठीक है। तो और मैं यहाँ पर थोड़ा सा उसके क्या बोलते हैं 12 वेब के बारे में बता देती हूँ। ठीक है, जो 12 वेब है इसमें फेस और बैक पर दोनों में जो है डायगोनल लाइन आती है, लेकिन इसका जो फ्रंट और बैक होता है वो डिफरेंट होता है, सेम नहीं होता है। ये एक्सपेंसिव होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, ड्यूरेबल होते हैं, ठीक है। और इसमें जो है जो रिवर्स्ड होते हैं, जो ट्विल होते हैं इसमें रिवर्स्ड होते हैं और फ्रीक्वेंट इंटरवल्स पर होते हैं। और इसके एग्जाम्पल हैं, इसमें तो कुछ एग्जाम्पल बताए गए और उसके अलावा भी हैं, डेनिम है, जीन्स है, गबर्डिन है, ट्वीट्स हैं, ठीक है, ये भी जो है इसके अंदर आते हैं। और इसका हम बता चुके हैं, जो फ्रंट और बैक होता है वो जो है डिफरेंट होता है। इसको टेक्निकल फेस या फिर टेक्निकल बैक भी बोलते हैं। और जो प्लेन वीवो होता है इसका तो दो फ्रंट और बैक दोनों सेम होता है, ठीक है। और बास्केट वीव, इसमें क्या होता है, इसमें जो 2 या 2 से अधिक वॉर पैंट्स होते हैं, ठीक है। और इसमें एक या एक से अधिक फिलिंग यार्न्स होते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं ऑक्सफोर्ड क्लॉथ, मॉन्क्स क्लॉथ और कोट या फिर एंड जो सूट और फैब्रिक्स होते हैं वो इनके अंदर आते हैं, ठीक है। और इसमें जो चैम्ब्रे है वो प्लेन वेव में आता है और मॉन्क्स क्लॉथ बास्केट वेव में आता है। फिर है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट्स कैन बी यूज्ड फॉर रिमूविंग ब्राउन स्टेन्स लेफ्ट आफ्टर द यूज ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट, यानी ये पोटेशियम परमैंगनेट का यूज करने के बाद में जो ब्राउन स्टेन छोड़ता है उसको रिमूव करने के लिए किस रिएजेंट का यूज करेंगे, सॉल्ट ऑफ लेमन, एसिटिक एसिड, ओलिक एसिड या फिर ऑक्सैलिक एसिड। तो इसका आंसर है सेकेंड A and D, मीन्स सॉल्ट ऑफ लेमन का यूज करेंगे और ऑक्सैलिक एसिड का यूज करेंगे ब्राउन स्टेन्स को रिमूव करने के लिए। फिर व्हाइल बाइंग अ कोट फॉर योरसेल्फ यू रियलाइज दैट इट्स बटन होल्स आर अनटाइडी एंड विद द कट एंड्स प्रोट्रूडिंग बिटवीन स्टिचेस, व्हाट कुड बी द प्रोबेबल रीजंस। यानी कि जब भी आप अपने लिए कोट खरीदने जाते हो तो आप कोट खरीदने के लिए देन आपने ये रियलाइज किया जो इसके बटन होल्स हैं वो अनटाइडी हैं, ठीक है, अस्पष्ट नहीं है। और जो उसके जो कट एंड्स हैं स्टिचेस के बीच में जो कट एंड्स हैं वो उभर करके आ रहे हैं, वो मतलब जो एंड्स हैं वो कटे हुए हैं, ठीक है, वो सही नहीं है। तो फिर इसका मतलब प्रोबेबल रीजन क्या हो सकता है, किन रीजन की वजह से ये हो सकता है, बटन होल्स कट आफ्टर दे आर मेड, या फिर यूज ऑफ लॉक स्टिच फॉर बटन होल सेविंग, या फिर एब्सेंस ऑफ गिम्प, या फिर इनकरेक्ट स्टिच बाइट। तो इसका आंसर है 4 A, C and D, यानी पहला है कि बटन होल्स कट आफ्टर द दे आर मेड, मतलब कि कपड़ा फैब्रिक बनने के बाद में जो है बटन होल को कट किया गया है इस वजह से होता है, या फिर गिम्प की अनुपस्थिति है, या फिर जो स्टिच बाइट है वो फिर सही नहीं है, इनकरेक्ट है। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इंट्रेंसिक वैल्यू इन मैनेजमेंट, मतलब मैनेजमेंट इंट्रेंसिक वैल्यू क्या है, कॉपरेशन, टेक्नोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन, ऑनेस्टी या फिर क्रिएटिविटी। आंसर इसका थर्ड A, C and D, कॉपरेशन है, ऑनेस्टी और
क्रिएटिविटी, ये जो है इंट्रिंसिक वैल्यू में आते हैं। अब जो वैल्यू है इसमें दो आते हैं, एक तो इंट्रिंसिक वैल्यू आता है, दूसरा आता है इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब होता है जो कि इट्स फॉर ओन शेक, यानी कि ये जो है खुद के लिए होता है, मतलब इसमें आप जो है आपका इंटरेस्ट किस में है ये डिपेंड करता है, वो आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू होती है। ठीक है, और इसमें आप जो इंजॉय करते हो, जैसे आपको आर्ट पसंद है, उसमें आपका इंटरेस्ट है, तो आप उसको इंजॉय करोगे। ठीक है, जहाँ जिस भी म्यूजियम में आर्ट गैलरी होगी, आप उसको देखकर उसको इंजॉय करोगे, आपको आनंद आएगा। तो ये जो है इंट्रिंसिक वैल्यू है जो आपके अंदर होती है। इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू का मतलब है कि जब आप इंस्ट्रूमेंट का यूज करके कोई अदर वैल्यू को प्राप्त करते हो तो वो इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू कहलाती है। जैसे कि आपने कोई जो है टेक्निकल ऑब्जेक्ट था, ठीक है, तो उसको आपने, आपके अंदर स्किल थी, आपने उसको सही कर दिया। ठीक है, तो उसको सही करने से आपको जो है एक कंफर्टेबल की फीलिंग आई, और हो सकता है कि जो वो प्रोडक्ट है, मान लिया कि फैन ही है, तो वो उसको जो है आपने सही कर दिया, आपके अंदर वो स्किल थी, तो इससे आपको कंफर्ट भी मिलेगा, आपकी हेल्थ भी जो है उससे अच्छी होगी। ठीक है, तो ये जो है इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू होगी, जिसमें कि आप जो है अदर वैल्यू को प्राप्त करते हो। अब जो प्ले है वो जो है इंट्रिंसिक और इंस्ट्रूमेंटल दोनों वैल्यू में आता है। क्योंकि अब इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे होगा, क्योंकि जब प्ले से क्या होता है, आप एंजॉय करते हो उसको, और आपका जो भी लेजर टाइम होता है उससे पास होता है। और इंस्ट्रूमेंटल में क्या होता है कि इस प्ले मतलब खेलने से आपकी जो हेल्थ होती है वो अच्छी होती है, आप अच्छी हेल्थ को प्राप्त करते हो। तो इस तरीके से जो प्ले है खेलना, वो इंट्रिंसिक और इंस्ट्रूमेंटल दोनों में आता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि जो प्ले है वो इंट्रिंसिक वैल्यू है या फिर इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू है, तो ये दोनों वैल्यू है, बोथ का इसमें आंसर होगा, बोथ वैल्यू। अब हिडन फैमिली इनकम इज डिराइव्ड फ्रॉम अ कॉम्बिनेशन ऑफ, ठीक है, जो हिडन फैमिली इनकम है वो किस किन के कॉम्बिनेशन से डिराइव होती है, तो इसका आंसर है 4 बी सी एंड डी, यानी कि कम्युनिटी इनकम से, एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट से और साइकिक इनकम से। ठीक है, इन तीनों से जो हिडन फैमिली इनकम डिराइव होती है। अब जो एक मिनट, हाँ, तो मैं आपको बता देती हूँ कि थोड़ा सा इनकम के बारे में बता देती हूँ कि जो इनकम होता है वो 3 होते हैं, एक तो मनी इनकम होता है, रियल इनकम होता है और साइकिक इनकम होता है। जो साइकिक इनकम होता है ये क्या होता है, फ्लो ऑफ सेटिस्फैक्शन के लिए ये इनकम होता है, मतलब कि इसमें जो है आप मनी इनकम और रियल इनकम का यूज करके जो सेटिस्फैक्शन आपको मिलता है वो साइकिक इनकम में आता है। ये इंटेंजिबल होता है और क्वालिटेटिव होता है। ठीक है, इसको इंजॉयमेंट इनकम भी कहते हैं। और जो मनी इनकम होता है वो आपको सैलरी के फॉर्म में मिलता है। ठीक है, मीन्स आपको रुपीस में, कॉइन्स के फॉर्म में। ठीक है, जैसे कि आपको सैलरी मिलती है, वेज मिलते हैं, रेंट मिलते हैं, इंटरेस्ट मिलता है, प्रॉफिट्स मिलता है, ठीक है, पेंशन मिलता है, या फिर कोई गिफ्ट, सिक्योरिटी, ये चीजें जो है आपके मनी इनकम में आती हैं, जिसमें कि आपको डायरेक्ट जो है आप अर्न करते हो। ठीक है, कोई काम करके तब फिर आप जो है इनकम को, मनी को अर्न करते हो, तो वो आपके रुपीस के फॉर्म में होता है, कॉइन्स या फिर नोट्स के फॉर्म में होता है ये। और रियल इनकम का मतलब है कि ये जो है फ्लो ऑफ गुड्स, सर्विसेज या फिर कम्युनिटी फैसिलिटीज होती हैं जो कि कुछ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए अवेलेबल होती हैं, वो रियल इनकम कहलाती हैं। अब रियल इनकम में मतलब कि जैसे कि आपने किचन गार्डन लगाया, उसमें आपने सब्जियां उगा दी, फल जो है कुछ उगा दिए, ठीक है, और फिर आप उनको जो है सेल कर दिया आपने, तो उससे जो आपको मनी मिलती है वो रियल इनकम कहलाती है। ठीक है, और इसी तरीके से आप एम्ब्रॉयडरी करके घर पर कोई काम करके, जैसे एम्ब्रॉयडरी कर रहे हो या फिर टेलरिंग का काम कर रहे हो, पिकलिंग का है, बेकिंग का है, तो कोई भी घर पर काम करके उससे जो इनकम जनरेट करते हो वो रियल इनकम के अंदर आता है। और इसी तरीके जो कम्युनिटी फैसिलिटीज होती हैं उनके थ्रू भी जो मतलब रियल इनकम प्राप्त होती है उनको भी रियल इनकम कहा जाता है। ठीक है, अब है कि द 4 P's ऑफ मार्केटिंग मिक्स गिवन बाय फिलिप कॉटलर आर। ठीक है, तो इसका आंसर देख लेते हैं। सेकंड है A, C, D एंड E।
प्राइस, प्रमोशन, प्लेस और प्रोडक्ट। ठीक है, ये चार जो है फिलिप कॉटलर के द्वारा 4 P's ऑफ मार्केटिंग के अंदर आते हैं। फिर है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ कलर्स ऑन द प्रैंक कलर व्हील मेक अ कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम। मतलब जो प्रैंक कलर व्हील दी गई थी उसमें कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम के अंदर कौन कौन से कलर आते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ कलर। तो आंसर है इसका 4। ठीक है, बी, सी एंड डी। ब्लू एंड ऑरेंज, रेड एंड ग्रीन और येलो एंड पर्पल। अब इसको देख लेते हैं फिगर के थ्रू। ठीक है, ये आप देख सकते हो प्रैंक कलर स्कीम है। इसमें आप देख सकते हो जैसे ये था ब्लू के जस्ट अपोजिट ऑरेंज है। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब है कि जो व्हील में जस्ट अपोजिट होते हैं उन्हीं को कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम बोलते हैं। तो ब्लू के जस्ट अपोजिट है ऑरेंज, ठीक है, और रेड के जस्ट अपोजिट है ग्रीन, और दिया था येलो, येलो के जस्ट अपोजिट है पर्पल या फिर वॉयलेट कलर। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पर। Which of the following are included in the 4 C's of credit? तो इसका आंसर है 4th, A, B, D एंड E, यानी कि करेक्टर, कैपेसिटी, कैपिटल और कोलैटरल। ये जो है 4 C's ऑफ क्रेडिट के अंदर में आते हैं।